हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के यहाँ पर सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर हल देखने वाले हैं। साथ ही में इसको समझने वाले हैं। हम आपको समझाने वाला हूँ, जो प्रश्न लगेंगे वो आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और जैसे ही आपका पेपर हो आप उसे तुरंत इसे हल करके आ जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि मनुष्य के आहार नाल में पचे हुए भोजन का अपशोषण किस भाग में होता है। तो इसका आंसर आएगा छोटी आंत में, है ना। जब भी मनुष्य के आहार नाल में जब भोजन जाता है तो उसका अपशोषण किसके द्वारा होता है, किस भाग में होता है, छोटी आंत में होता है। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर है मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तीसरा हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे प्रवाह होता है। तो इसका आंसर आएगा धमनिया, है ना। धमनिया से प्रभावित होता है। चौथा हमें क्वेश्चन दिया है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो इसका आंसर होगा वृक्क। पांचवा हमें क्वेश्चन दिया है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो देखिए पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। अब हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है केचुए में श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है। तो इसका आंसर आएगा त्वचा के द्वारा। यानी कि जो केचुआ है वे उसके जो त्वचा होती है, जो उसके चमड़ा होता है, उसके द्वारा वह सांस लेता है। अभी सभी इंसान जो है ना, लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन जो केचुआ है त्वचा के द्वारा सांस लेता है। सातवां में क्वेश्चन दिया है कि पौधों में पराग कणों की बढ़ती का तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर आएगा परागण। अब देखिए वायु प्रदूषण के मुख्य घटक है। तो देखिए वायु प्रदूषण के मुख्य घटक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नौवा में दिया है धातुएं जो है विद्युत व ऊष्मा की किस प्रकार की चालक होती है। तो देखिए धातु जो है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है ना। और अधातुएं जो है वे क्या होती है, कुचालक होती है। इस बात को आपको याद रखना, जो धातु है विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। अब देखिए 11वां हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। 10वां क्वेश्चन हमें दिया गया है कि, है ना, किस इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर आएगा आयरन ऑक्साइड। 11वां में क्वेश्चन दिया है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो ये दूधिया क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा CaO बनने के कारण, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बनने के कारण इसका जो, है ना, ये दूधिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। प्रश्न 13वां में दिया टिंडल प्रभाव किससे संबंधित होता है। तो देखिए टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 14वां हमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से लैक्टिक अम्ल किस में उपस्थित होता है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल जो है दही में उपस्थित होता है। 15वां क्वेश्चन हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है चींटी के डंके में उपस्थित होता है। तो इसका आंसर आएगा फार्मिक अम्ल। 16वां में दिया है सूर्य से हम तक ऊष्मा निम्न में से किसके प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। तो इसका आंसर आएगा विकिरण। विकिरण के द्वारा जो है सूर्य से हमारे तक ऊष्मा पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है दो अलग अलग द्रव्यमान की गेंद समान वेग से समवेग से आ रही है, कौन सी गेंद को रोकने में अधिक बल लगाना हो। देखिए देखिए जब आपके पास हल्की गेंद आएगी तो देखिए आप थोड़ा सा बल लगाओगे हल्की गेंद को रोकने के लिए। जब आपके पास भारी गेंद आएगी तो आप ज़्यादा बल लगाओगे गेंद को रोकने के लिए। समान बल में जब समान बल की गेंद आएगी तो आपको समान बल लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि गेंद को रोकने में अधिक बल किस पर लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमें गेंद को रोकने पर अधिक बल भारी गेंद को रोकने में लगाना पड़ेगा। तो इसका भारी गेंद यहाँ पर आंसर सही होगा। देखिए 18वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है बल द्वारा नंबर आ किसी कार की चाल बढ़ाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, हम किसी कार की चाल को बढ़ा सकते हैं बल के द्वारा। नंबर बा किसी गतिशील गेंद की दिशा बदली जा सकती है। हाँ हम गेंद की दिशा को बदल सकते हैं यदि हम उस पर बल लगाएं। नंबर सा किसी स्थिर बक्से को गतिशील किया जा सकता है। हाँ हम गतिशील कर सकते हैं, जैसे कोई बक्सा रखा हुआ है, हम बक्से को उठाकर कहीं पर रख सकते हैं तो वह गतिशील हो जाएगा। तो मतलब कि हम तीनों काम कर सकते हैं। तो इसका जो 2 नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी कार्य किए जा सकते हैं, ये यहाँ पर सही सही हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पर हल कर लिया है। अब देखिए इसका जो आपको लिखित उत्तर है ना, जो आपकी उसकी PDF है, PDF प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पर सर्च करना है। क्या गूगल पर आपको सर्च करना है लर्न क्लब BIT.blog spot
www.ecom आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल में। आपके सामने वेबसाइट उत्पन्न हो जाएगी, हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट दिए रहेंगे, 3 डॉट पर आपको क्लिक करके आपको चले जाना है कहाँ, आपको वहाँ पे इजीली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन आपको दिया है कि, लेकिन उस लिखित उत्तर प्राप्त करने से पहले आप इसको पूरा समझ लीजिए ताकि आपको पूरा याद रहे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, हमारे घरों में हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, यह प्रतिबिंब है। तो देखिए हम हमारे घरों में जो दर्पण होता है उसमें आभासी प्रतिबिंब लगा होता है। 20वां में क्वेश्चन दिया है, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके रबर के बल्ब को दबाती है तो ड्रॉपर में वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलते दिखाई देती है। बल्ब से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है रबर के बल्ब की प्रत्यास्था इसका कारण है। 21वां में दिया है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो देखिए द्रव अवस्था में केवल एक ही धातु पाई जाती है जो कि है पारा। अब देखिए 22वां हमें क्वेश्चन दिया है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो देखिए जनरल जीके का क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। 23वां में क्वेश्चन दिया है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो देखिए परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। 24वां में क्वेश्चन दिया है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, इसे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, क्योंकि देखिए 2 8 यहाँ पर 10 हो गया, 10 और 1 यहाँ पर 11 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 11 हो गया, और 11 ही इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 8 1। 25वां में क्वेश्चन दिया है, दूध से दही का बनना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन का, नंबर 2 मिश्रित परिवर्तन का, नंबर 3 रासायनिक परिवर्तन का, नंबर 4 वातावरणीय परिवर्तन का। तो देखिए जब हम दूध से दही को बनाते हैं तो इसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। और देखिए जब हमने एक बार दूध से दही बना लिए, दूध से दही बना लिए हमने, तो पुनः हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं, मतलब कि जो क्रिया है रिवर्स नहीं हो सकती है। तो जहाँ पर भी जो क्रिया है भी रिवर्स ना हो, वहाँ पर कौन सा परिवर्तन होता है, वहाँ पर होता है रासायनिक परिवर्तन। 26वां में क्वेश्चन दिया है, लकड़ी से लकड़ी का बुरादा बनना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए हम इसे अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हुए क्या होता है भौतिक परिवर्तन होता है। और लकड़ी की बुरादे से हम पुनः लकड़ी बना सकते हैं, है ना, यदि मेहनत करें हम तो जिसमें जो क्रिया है वे रिवर्स चला जाए तो वहाँ पर क्या होता है भौतिक परिवर्तन होता है। अब देखिए 27वां में क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का होता है ना। तो देखिए ये आ नंबर को ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो तत्व होते हैं दो से अधिक तत्वों को हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, और मिश्रण को भी हम किसी भी अनुपात में मिला जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, यौगिक आएगा। 28वां में क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। तो देखिए दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन में कमी होती है। 29वां में क्वेश्चन दिया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के लोहे के किसी टुकड़े को 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, देखिए लोहे के टुकड़े से जल में जो ऊष्मा है लोहे के टुकड़े से जल में स्थानांतरित होगी। देखिए 50 सेंटीग्रेड ताप का जो लोहा है हम उसे किस में डुबा रहे हैं, जल में डुबा रहा है। तो मतलब कि जो लोहे का ताप था 50 सेंटीग्रेड वे किस में चला जाएगा, जल में चला जाएगा, मतलब कि जो लोहे की जो ऊष्मा थी जल में स्थानांतरित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। 30वां में क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा पृथ्वी की ओर गिरती किसी उल्का पिंड की गति। अब देखिए छात्रों क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसे हम समझेंगे। कोई कार पहले 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं उसके पश्चात 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कार द्वारा कितनी देर, है ना, टोटल कितनी दूरी तय की गई। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं, देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 1 मिनट में तय की गई दूरी हम निकालेंगे, है ना। किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम 40 किलोमीटर वाले लेते हैं। तो देखिए है ना 15 मिनट गुणित 40 किलोमीटर दिया है हमें, है ना। देखिए किलोमीटर है ना, देखिए यहाँ पर तो किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर मिनट है ना। देखिए यहाँ पर किलोमीटर में घंटा लगा है, किलोमीटर में घंटा लगा है, हमें इसे मिनट में बदलना पड़ेगा, है ना। इसे हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। 15 मिनट दिया है, इसे हमें घंटे में बदलना पड़ेगा, तो हम किस में भाग दे देंगे, 60 का हम इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए 15 चौक 60, 40 में 4 का बच जाएगा 10 बार। अब देखिए इसी प्रकार हम जो अगले 15 मिनट है उसके हम निकालेंगे। तो देखिए 15
मिनट गुणित 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हमें घंटे में निकाला तो हम 60 से भाग देंगे तो देखिए 60 से 60 कैंसिल कितना आया 15, 15 और 10 को जोड़ दीजिए कितना जाएगा 25, 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना दूरी उन्होंने तय की गई है 25 किलोमीटर उन्होंने दूरी तय की है। अब देखिए 32वां में क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो उसका आंसर आएगा मच्छर की भिनभिनाहट। अब देखिए 33वां में क्वेश्चन दिया है वायु से होकर विद्युत प्रभावित हो सकती है ना, तो इसका आंसर आएगा कभी नहीं, है ना। वायु से होकर विद्युत कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती है ना। मतलब कि विद्युत जो वायु है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उसमें चल नहीं सकती है। 34वां में क्वेश्चन दिया जीवन की मूलभूत इकाई, तो देखिए जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। अगला है कोशिका का बिजली घर किससे कहा जाता है, तो देखिए कोशिका बिजली घर हम किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। रंध्र किस में पाए जाते हैं, रंध्र यानी कि छेद, तो देखिए रंध्र जो है वो पौधों में पत्ती में पाए जाते हैं, मतलब कि जो पौधे हैं पत्तियों के माध्यम से सांस लेते हैं। 37वां में क्वेश्चन दिया है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, जाति है। 38वां में क्वेश्चन दिया है पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है मछलियों में श्वसन अंग होते हैं, क्या होते हैं, गलफड़े, मतलब कि मछली जो है गलफड़े से सांस लेती है। 40वां में क्वेश्चन दिया है ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है, तो देखिए कहाँ पाया जाता है, समता मंडल में पाया जाता है। इस प्रकार हमने इसके 40 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। उम्मीद आपको वीडियो हेल्प लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।